हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्पेशल क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स के वो सभी क्वेश्चंस जो आपसे सीजीएल प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या कह रहा है समझिए। नीतू 10 बजे से सुबह 10 बजे से मेरा इंतज़ार कर रही है, ये है इसका ट्रांसलेशन। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। इतना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीतू सिंगुलर है, हैव नहीं आ सकता, इसके स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, हैज़। तो इसको हटाकर आप करेंगे हैज़। ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा कि क्या आपको सही करना चाहिए। ठीक है, इसको अगर सेंटेंस को इंप्रूव करना होता तो कैसे आप करते, तो हैव के स्थान पर क्या लगाना चाहिए आपको, हैज़। इन चार ऑप्शंस में से गलती कौन से पार्ट में है, एक नंबर पार्ट में है। ठीक है भाई, तो ये पहले का आंसर है। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जो अपना चैनल चलता है आशीष क्लासेज इस नाम से, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एक साथ में सभी कॉमन एरर्स जो भी इस बार आपसे पूछी गई थी प्रीलिम्स में, वो सभी एक जगह पे कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऐसे ही अगले सेशंस भी एक साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि आपको एक साथ में ये सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये समझ में आ गया होगा आपको, नीतू के साथ में यहाँ हैज़ बीन आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, आफ्टर नोइंग ट्रुथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। कह रहा है कि ट्रुथ जानने के बाद जूरी ने सही डिसीजन लिया है केस में। ठीक है, जूरी क्या होता है, बेंच होती है, जजेस का समूह होता है। अब यहां आप लोगों ने देखते ही एक अंदाजा लगाया होगा कि नोइंग नहीं हो सकता, नो के साथ आईएनजी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाई ये वाला जो नोइंग है ना, ये प्रेपोजिशन के बाद दे रखा है, ऐसा करने के बाद। आफ्टर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। जेरेंड ये दे रखा है आपको, जेरेंड फॉर्म में है। ये नोइंग हो सकता है, समझ रहे हो, ये नोइंग हो सकता है। आपको प्रॉब्लम कहां पर यहां पे देखनी है कि ट्रुथ जो है, सच जानने के बाद, अब सच सामने आ गया, फिर जूरी ने यहां पे डिसीजन लिया है केस में, तो सच जो सामने आया है वो सच यहां पे डेफिनेट हो गया। होमोफोरिक रेफरेंस यहां पे काम करेगा। होमोफोरिक रेफरेंस यहां पे काम करेगा। होमोफोरिक रेफरेंस का मतलब है कोई चीज पढ़कर आपको समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम डेफिनेट मान लेते हैं, उससे पहले दे लगता है। तो यहां पे ट्रुथ जानने के बाद, तो ट्रुथ जानने के बाद जूरी ने डिसीजन लिया, इसका मतलब जूरी के सामने ट्रुथ आ चुका था, और जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट कह रहा है उसको भी पता है कि सच क्या है। तो ये होमोफोरिक रेफरेंस के लिहाज से ट्रुथ यहाँ पे हो गया निश्चित। तो यहाँ लगना चाहिए आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। तो यहाँ नोइंग में गलती नहीं है, नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है जब ये क्रिया के रूप में आए। ठीक है, ये क्रिया के रूप में है नहीं। ठीक है, सच जानने के बाद यहाँ जूरी ने सही डिसीजन लिया है, यह आपका आंसर होगा। 3 नंबर यहाँ पे मार्क करेंगे आप। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, देखो नंबर 3 पूछ रहा है, दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, दर्शन की इच्छा ये थी कि वो वहां थीम पार्क में ना जाए। ठीक है, ये इसकी इच्छा थी। अब यहां पे समझिए, दर्शन विश्ड ही हैड नॉट, हैड लगा रखा है, हैड। और मैं तो आपको बताता रहता हूं, वैसे जो न्यूज़पेपर सेशन हम लोग रीड करते हैं, अगर आपने वो सेशन रेगुलर किया हुआ है तो फिर तो ये सब चीज़ें बड़े बच्चों का सा खेल आपको नजर आएगी, बहुत आसान सब चीज़ें आपको नजर आएंगी। मैंने बता रखा है कि एच अगर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर हो तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। एच का मतलब हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, मॉडल के साथ में हैव भी हो सकता है ना। एच के साथ कौन सी फॉर्म आती है भाई, थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पे देखिए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म करोगे तो वेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, गोन। तो देखो कौन से में गलती है, ये वेंट वाला पार्ट गलत है। ठीक है, वेंट के स्थान पे क्या करोगे, गोन। ये 3 प्रश्न हो गए आपके। नंबर 4 पे चलेंगे, सबको नोट करते चलना क्या क्या एरर्स हैं, बाकी आपको इसका पीडीएफ मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नंबर 4 देखिए, एन लॉयन। आपको पता है कि लॉयन के पहले एन तो लगने का सवाल ही नहीं, क्योंकि लॉयन का जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। भी कैसे ज्ञ तक के जो साउंड होते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, व्यंजन ध्वनि बोलते हैं। यहाँ एन तो नहीं आ सकता इसका मतलब, तो फिर अलॉइन आएगा। ठीक है, आप अलॉइन भी कर सकते हो और चाहो तो डेलॉइन भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लॉयन एक जेनरिक रेफरेंस में यूज किया गया शब्द है।
जेनरिक रेफरेंस का मतलब आप जब किसी नाउन को देखकर ये ना बता सको कि ये कौन सा है, किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, तो लॉयन के बारे में बता सकते हो क्या कि कौन सा शेर है ये, आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा कि शेर कौन सा है। ये सभी शेर की बात कर रहे हैं, एक जेनरिक बात कर रहे हैं। और जेनरिक रेफरेंस में चाहे तो हम आर्टिकल ए लगा सकते हैं, चाहे तो दे लगा सकते हैं, चाहे तो एन लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप कहते हो काऊ ईट्स ग्रास तो ये सेंटेंस भी ठीक है, और ये कहूं अ काऊ ईट्स ग्रास तो ये सेंटेंस भी ठीक है, द काऊ ईट्स ग्रास तो वो सेंटेंस भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये जेनरिक है, सभी गाय घास खाती है, ये मतलब है। तो ये लॉइन कोई एक लॉइन है नहीं, एक्चुअल में सभी लॉइन्स की बात कर रहा है। एन नहीं आएगा ये पक्का है, अ लॉइन लगा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, एन नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई। नंबर 5 देखो, नंबर 5 कह रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता किसकी, फंड्स की, इसको निश्चित किया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कब, ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि उन्होंने सभी ने कोशिश की हो प्रपोजल्स को सही टाइम पर सबमिट करने की। जो भी प्रपोजल्स हैं अगर उन्होंने कोशिश की हो टाइम पर सबमिट करने की, तो फिर फंड्स की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। याद रखिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। इफ के साथ सेकंड फॉर्म आए तो दूसरे साइड में क्या लगता है, वुड लगता है या कुड लगता है या माइट लगता है, प्लस बेस फॉर्म आती है। याद होगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस 3 कंडीशन होती हैं, उसमें दूसरी कंडीशन हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन होती है, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉबेबल या अनलाइकली कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। उस लिहाज से करोगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो हैं उसके लिए विल बी ना आके क्या आना चाहिए, वुड बी। क्यों आना चाहिए वुड बी, क्योंकि यहाँ पे इफ के साथ में कौन सी फॉर्म दे रखी है साहब, सेकंड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो इफ क्लोज को देखकर मैन क्लोज लगा देंगे आप, मैन क्लोज में वुड आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट गलत हुआ, यहाँ पे कौन सा पार्ट गलत हुआ, ये वाला तीसरा पार्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वुड बी इंश्योर्ड। उपलब्धता जो है फंड की उसको सुनिश्चित किया जाएगा यदि उन्होंने कोशिश की तब। हम अब आप में से कुछ का दिमाग ये भी कह रहा होगा कि क्यों ना मैं इसको विल बी, फर्स्ट कंडीशन जो होती है इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक कंडीशन ये भी तो होती है इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो दूसरे साइड में हम विल लगा सकते हैं, शैल लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं या शुड लगा सकते हैं प्लस बेस फॉर्म। तो फिर आपका दिमाग ये भी कह रहा हो कि क्यों ना हम इसको देखकर, किसको देखकर, ये देखकर विल के साथ बेस फॉर्म, विल के साथ बेस फॉर्म है, इसको देखकर क्यों ना हम इसको फर्स्ट फॉर्म में कर दें, ट्राई कर दें। लेकिन ये इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ओपन कंडीशन होती है, ये फैक्चुअल कंडीशन होती है। ठीक है, ये सीधा सा रिजल्ट सामने दिखता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इमेजिन कर रहा है, इस सेंटेंस में इमेजिन कर रहा है कि यदि उन्होंने कोशिश की हो तो फिर ऐसा कर लिया जाएगा, इसलिए वुड भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई। नंबर 6 में आइए, ये 5 हो गए। नंबर 6, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। करण ने कॉल किया रेस्टोरेंट में और पूछने के लिए कॉल किया कि क्या वो कल के लिए टेबल रिजर्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करण ने कॉल किया, देखो आपको समझ में आ गया होगा, बात तो पास्ट की कर रहा है ये। ठीक है, और वैसे भी करण नेम है किसी व्यक्ति का, और नाम के साथ नाम जो होता है वो सिंगुलर मानते हैं हम, और सिंगुलर अगर है तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ना पड़ता है तब बनती है सिंगुलर। ये तो गलत है इसका मतलब, तो पार्ट तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला कि कॉल तो नहीं आएगा। अब पास्ट कर दीजिए क्योंकि पास्ट की घटना है तो कॉल्ड कर दीजिए इसको, ये आपका आंसर आएगा। 4 नंबर को मार्क करेंगे। ठीक है, नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 क्या कह रहा है देखो, ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली। उसने प्रॉमिस किया उनसे, क्या प्रॉमिस किया कि वो निश्चित रूप से लोन को रीपे कर देगा, वापस चुका देगा। ठीक है, अर्जेंटली। यहां प्रॉमिस किया कौन सी फॉर्म है साहब, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है। ठीक है, यहां भी पास्ट दे रखा है, वुड रीपे। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, रीपे के लिए यहां पे ये रीपे तो क्रिया है और क्रिया को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब।
एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। और अगर एडवर्ब मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब में ly लगाइए, श्योरली बनाइए, तो इसको करेंगे 1 नंबर पार्ट, यहां श्योर के स्थान पे आना चाहिए श्योरली। ठीक है, 1 नंबर आंसर आएगा दैट ही वुड श्योरली रीपे। कितनी आसान एरर्स आपसे पूछी गई हैं CGL 2023 में। नंबर 8 पे आइए। नंबर 8 कह रहा है शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ खैर इसमें तो गलती नहीं थी, जो हम रट रटा के जाते हैं परीक्षा में कि इनवाइट के साथ टू लगता है। इनवाइट अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो। यहाँ कह रहा है कि शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, वह हमेशा ही मुझे डिनर के लिए बुलाती है, इनवाइट करती है, ये इसका ट्रांसलेशन है। शी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी अभी समझाया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब भी होनी चाहिए, कैसे? सिंगुलर। तो यहाँ पे इनवाइट से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा इनवाइट्स एस तो जोड़ना पड़ेगा एटलीस्ट। तो यहाँ पे कर दीजिए 2 नंबर। ठीक है, नंबर 9 पे आ जाइए। नंबर 9 कह रहा है आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव एनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। मुझे लगता है कि जेरेमी इस वर्ष के एंड तक पर्याप्त तो पैसा जमा नहीं कर पाएगा। आपको ध्यान आ रहा हो, टेंस आपने पढ़ा हो और टेंस में एक चीज़ पढ़ी हो कि बाई के साथ अगर टाइम लगता है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट लगाना होता है, मतलब विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। क्या बोला मैंने? जब आप बाई के साथ टाइम देखते हो तो बाई के साथ टाइम होने पर विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। इस लिहाज से यहाँ देखेंगे तो विल नहीं आके, सॉरी विल तो ठीक है, विल नॉट ये ठीक है, हैव दे रखा है, और वैसे भी हैव के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म तो लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे करेंगे सेव्ड। सेव्ड करोगे तो आपका आंसर ये गलत है, एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 10 देखिए, सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर। अब ये हैड आ गया, फिर से एच आ गया, एच आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो साहब आएगा इंटरफेयर्ड, इंटरफेयर्ड आएगा तो आपका आंसर आएगा 1 नंबर। समझ में आ रही है बात? तो सजनी हैड इंटरफेयर्ड इन दिस मैटर, ये इसका ट्रांसलेशन है। क्लियर है भाई? नंबर 11 पे आइए। हम डिस्कस कर रहे हैं CGL 2023 के प्रीलिम्स के सभी कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस। कुछ पेपर्स में कॉमन एरर के क्वेश्चंस नहीं भी पूछे गए थे, कुछ में थोड़े ज़्यादा पूछे गए, कुछ में एक पूछा गया था, तो ये ट्रेंड रहा था इस बार का। आई कैंट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। क्या कह रहा है? एक सेंटेंस बोला मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, दूसरा बोला आई एम रियली बिजी, मैं व्यस्त हूँ, तीसरा बोला मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ये सब सेंटेंस वैसे तो ठीक ही है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि बी की फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, पास्ट फॉर्म जो बी की होती है वो होती है वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म जो होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो होती है बीइंग, फिर बी का आईएनजी रूप होता है वो होता है बीइंग, और एक बी जो बेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये कुछ बी के रूप होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग और बी। आपको ये पता होना चाहिए कि बी के 2 रूप एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ देखो, एक तो एम दे रखा है जो कि आपको यहाँ दे रखा है एम, और एक इसी का रूप बीइंग भी दे रखा है, ये देखो दे रखा है। आप कहोगे ये तो होता ही है एम बीइंग, लेकिन बेटा तब होता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, एम बीइंग करके थर्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा पैसिव का स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हमें ज़रूरत ही क्या है इसकी, इसलिए इसको हटाइए। तो एम बीइंग को हटा दोगे तो ये आएगा आई एम रियली बिजी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 12 पे आइए। नंबर 12 क्या कह रहा है? आई फेल एस्लीप, कि मैं सो गया। आई रेड द बुक, वाइल आई रेड द बुक, कब सोया? जब मैं किताब पढ़ रहा था। वाइल बताता है एक्शन की कंटिन्यूटी। जब वाइल कंजंक्शन के रूप में होता है तो एक तो वाइल का फंक्शन ये रहता है कि 2 विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है, 2 विपरीत वाक्यों को जोड़ता है। एक वाइल बताता है एक्शन की कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई फेल एस्लीप, मैं सोया। कब सोया? जब मैं किताब पढ़ रहा था, उस दौरान सो गया। तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है, तो आई के साथ लगाएंगे वॉज, और वॉज के बाद लगाएंगे आईएनजी। आई वॉज रीडिंग आएगा, आई वॉज रीडिंग किस में आएगा? 4 नंबर पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। नंबर 13, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब। सबर्ब का मतलब उपनगर होता है। ठीक है, अंकित लीव्स, अंकित रहता है इन द स्मॉल अपार्टमेंट। अब ये अपार्टमेंट जो है, इससे पूछिए कौन सा अपार्टमेंट है? क्या तुम्हें कोई सूचना दे रखी है यहाँ पे? क्या कोई इसके बारे में चर्चा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है अपार्टमेंट की। तो जब अपार्टमेंट की कोई चर्चा है नहीं तो ये क्या हो गया? ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है तो दे मत लगाओ,
इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, यहां पे आंसर आएगा अंकित लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अपार्टमेंट वाला पार्ट गलत है, देन नहीं आएगा, तो दो बी को आप मार्क करेंगे। ठीक है, आइए 14 पर। 14 कह रहा है माई मदर सेड दैट बैन विल डन द असाइनमेंट टुडे। मेरी मदर ने कहा कि बैन जो है वो असाइनमेंट को आज करेगा। पहली बात सेड, सेड कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। दैट कंजंक्शन आ गया, ये फिर अगला सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो गया, ये आपका मैन क्लोज है। मैन क्लोज जो होता है वो अगर पास्ट में है तो आगे पास्ट आना चाहिए, इसको पास्ट में कन्वर्ट करें। हालांकि मॉडल का पास्ट फॉर्म होता नहीं, लेकिन याद रखने के तरीके से आप याद रख सकते हो कि वुड का यूज करते हैं जब पास्ट में यूज करते हैं, विल नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है तो डू आएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि मॉडल जहां कहीं भी हो वहां पे कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए? बेस फॉर्म क्रिया की लगानी चाहिए, तो बेस फॉर्म यहां पे आएगी डू। ठीक है, तो गलती कौन से है? विल डन वाला पार्ट गलत है, विल डन दे रखा है यहां पे, तो एक नंबर पार्ट को आप मार्क करेंगे। नंबर 15 पे आइए। 15 क्या कह रहा है? देखो 15 कह रहा है मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। तो मिस्टर राम कुमार कौन है? जो कैशियर है। आर ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस, तो आर किसके लिए आ रहा है? राम कुमार सिंगुलर है, आर कैसे आएगा? इज आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर इज आना चाहिए। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16, डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच। एक ने पूछा है कि क्या आप हमें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। आंसर आया है आई एम सॉरी, कि मुझे खेद है, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। ध्यान से समझ लो, एक पूछा डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच, ये एक प्रश्न है, इसका आंसर है आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट। अब ये लंच के लिए जो पूछ रहा है तो ये हैबिचुअल थोड़ी ना है टास्क। देखो इसका आंसर थोड़ा शायद गलत दे रखा है आंसर, इसमें ये टास्क हैबिचुअल तो है नहीं, रूटीन की तो पूछ नहीं रहा है ये कि भाई क्या आप ज्वाइन करते हो लंच, मेरे को हमेशा ही ज्वाइन करते हो क्या हमारे को लंच करने के लिए, ऐसा तो पूछा नहीं है। ये तो कोई पर्टिकुलर ओकेजन पर पूछा गया प्रश्न है, तो किसी खास अवसर पर पूछा गया प्रश्न है, उसका आंसर दिया है कि मुझे खेद है। क्यों खेद है? खेद इसलिए है कि मेरी जो फिजिक्स क्लास है वो स्टार्ट होगी 1 बजे, और तो 1 बजे स्टार्ट होगी, और फिर ये देखो डजंट फिनिश दे रखा है, डजंट की जगह आना चाहिए क्या? विल नॉट फिनिश। ठीक है, ठीक है, विल नॉट फिनिश मतलब 1 बजे स्टार्ट होगी और 3 बजे जाके एंड होगी, या विल फिनिश कर दो, द विल नॉट की जगह विल फिनिश कर दो, थोड़ा सा अर्थ और सही निकल जाएगा कि भाई क्या आप लंच के लिए ज्वाइन करोगे, तो मुझे खेद है मैं लंच के ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा कि मेरी फिजिक्स क्लास 1 बजे तो स्टार्ट होगी और 3 बजे तक खत्म नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं 3 बजे खत्म होगी, ये कहना चाह रहा मतलब उस पर्टिकुलर ओकेजन पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब लंच के लिए पूछा गया उसके पास टाइम नहीं था, तो ये वाला पार्ट गलत होना चाहिए, ये वाला पार्ट गलत होना चाहिए, तो 3 नंबर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए नंबर 17। नंबर 17 है, देखो द स्काई अपीयर्स ब्लू, यहीं पर गलती कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्काई से पहले द लगता है, तो ये यूनिक रेफरेंस होता है। जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो वहाँ पे मैंने रेफरेंस पढ़ाए हुए हैं, जेनरिक रेफरेंस, यूनिक रेफरेंस और आपका स्पेसिफिक रेफरेंस, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे 0 टू एडवांस जो ग्रामर वाला कोर्स है उसमें। 0 टू एडवांस ग्रामर वाला कोर्स है, उसके लिए करना क्या है आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है हर एक वीडियो में। उस वीडियो में आप देखें पहले 3 डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आपको समझ में वहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब फिर आपको कोर्स बाई कर लेना चाहिए। कोर्स जब बाई करेंगे आप, कोर्स जब परचेज कर लोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, आर्टिकल में मैंने ये बातें बता रखी हैं कि जेनरिक रेफरेंस जो होता है उससे पहले हमें लगाना होता है द, मतलब जो एक ही हो, तो स्काई हो, सन हो, मून हो, अर्थ हो, इनसे पहले द लगता है, तो द स्काई आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नंबर 18 देखिए, शी रेयरली अप्रोच्ड नबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी वाज फेसिंग। तो शी रेयरली अप्रोच्ड, रेयरली कैसा शब्द है? नेगेटिव, और नबडी कैसा शब्द है? नेगेटिव, ऐसा ये हो नहीं सकता, तो नबडी के स्थान पे कर दो एनीबडी। शी रेयरली अप्रोच्ड एनीबडी मतलब उसने किसी को अप्रोच किया ही नहीं, किसके लिए? प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम? जो वो फेस कर रही थी, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पे एनीबडी करिए, क्योंकि रेयरली पहले से नेगेटिव था तो 2 नेगेटिव साथ में यहाँ पे आएंगे नहीं। नंबर 19, प्रिथा विल बीन लुकिंग कुकिंग। देखो बीन जो होता है ना,
बीन जो होता है वो लगता है कहाँ पर, एच के साथ, याद रखना हमेशा बीन लगता है एच के साथ, क्योंकि बीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म। अभी हमने देखा था बी की फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर होती है, वर्स वर होती है, बी होता है, बीइंग होता है, बीन होता है, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। अब जब ये थर्ड फॉर्म है तो एच के साथ इसको लगना चाहिए, तो विल मॉडल है, मॉडल के साथ तो बेस फॉर्म आती है, तो बीन तो नहीं लगेगा, ये तो काटना पड़ेगा, तो प्रिथा विल, अब फिर मॉडल बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म कौन सी होती है, बी की, मॉडल के साथ बेस फॉर्म बी, विल बी कुकिंग, है ना, बीन तो थर्ड फॉर्म है, बी बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म में उस क्रिया को बोल रहा हूं जिसके साथ आप आईएनजी लगा सकते हो, लगा के देखो, बी के साथ आईएनजी लगाओगे तो बनेगा बीइंग, और बीन के साथ आईएनजी थोड़ी लग सकता है, ये तो बीनिंग हो जाएगा, ये तो होता ही नहीं है कोई वर्ड, तो इसलिए बी बेस फॉर्म है। तो प्रिथा विल बी कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम, ठीक है। इसको वैसे तो यो कर देना चाहिए, इस सेंटेंस का वैसे बताऊं तुम्हें कि एकदम सही रूप तो ये होगा कि बिफोर के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है, बिफोर के साथ, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में आती है चीजें, बिफोर के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ तुम लगाया करो विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो लगाया करो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो लगाना चाहिए क्या, विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट, और जब बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम लगाएंगे क्या, सेकंड फॉर्म आती है तो क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे देखिए बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इसको ऐसे कर दो, विल हैव, ये सब हटा दो और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो कुक्ड, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। तो प्रिथा तुम्हारे चॉइस का भोजन पका चुकी होगी तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। नंबर 20 पे आइए, 20 में क्या कह रहा है, इट वॉज बाई ए चांस। देखो बाई के बाद जब कोई नाउन तुम लगाते हो तो उससे पहले आर्टिकल लगाया ही मत करो, यहां आर्टिकल प्लेस मत किया करो, क्योंकि बाई अपने साथ नाउन लेकर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है, ठीक है। तो ये बाई चांस ही होता है, वैसे भी आपने ये फिक्स्ड फ्रेज सी है, ये आपने सुना होगा, देखा होगा, बाई चांस का मतलब होता है अवसर से, ठीक है, संयोग से। इट वॉज बाई चांस कि ये संयोगवश ऐसा हुआ था कि ही सॉ ए मूवी इन अ थिएटर, कि उसने एक थिएटर में मूवी देखी। फिर देखिए वन ऑफ दीज बॉक्सेज, इन बॉक्सेज में से एक, आप यहां पे ध्यान से समझो कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां बॉक्सेज नहीं है, सब्जेक्ट है इन बॉक्सेज में से कोई एक, इस एक के लिए यहां पे आएगा हैज, यहां हैज आएगा तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला 4, कि इन बॉक्सेज में से एक जो है द पोर्ट्रेट ऑफ द एयरस, उसमें एयरस जो उत्तराधिकारी है, कोई महिला है, कोई लड़की है, उसकी पोर्ट्रेट है, उसकी तस्वीर है उन बॉक्सेज में से एक में, ये इसका मतलब है। 22 देखिए, 22 कह रहा माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट, फिर देखो हेड के साथ नहीं आएगा, है ना, एक्सपेक्टेड गाइडेंस, हेड के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक्सपेक्टेड, तो मेरे स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट किया था गाइडेंस मेरी तरफ से, माई एंड मतलब मेरी तरफ से, तो यहां पे आना चाहिए क्या, 1 नंबर आंसर आना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, क्या मतलब है, देखो थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग ये एक क्वेश्चन है। आप कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो सभी टाइम, मतलब पूरा टाइम, आप सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हैं थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन आप सभी लोगों को पूरा टाइम मूर्ख नहीं बना सकते। यहाँ एरर थी ही नहीं, आपका आंसर होना चाहिए था नो एरर, ठीक है भाई। तो 23 का आंसर होगा नो एरर। नंबर 24 पे आइए, 24 कह रहा है हार्दिक जो होरोस्कोप सेज, होरोस्कोप होता है जन्मपत्री, ठीक है, होरोस्कोप का मतलब जन्मपत्री होता है। हार्दिक की जो होरोस्कोप है वो क्या बताती है, दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज द बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ, कि नक्षत्र जो हैं उसके जीवन पर बिनाइन प्रभाव डालेंगे। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, मतलब ऐसा नुकसान करने वाले स्टार्स नहीं है, स्टार्स उस पर अच्छा असर डालेंगे, ये इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए विल बी एक्सरसाइज दे रखा है, ये तब होता जब पैसिव होता, जबकि यहाँ देखिए असर डालने वाला कौन है, असर डालने वाले हैं स्टार्स, स्टार्स काम करेंगे तो यहाँ पे विल एक्सरसाइज होगा,
बी को हटाना पड़ेगा, विल के साथ बेस फॉर्म। जब, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस बात को आप, कि जब क्रिया से पहले, जब वर्ब से पहले काम करने वाला दे रखा होता है सब्जेक्ट, मतलब डूअर, डूअर समझिए, सब्जेक्ट तो कुछ अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, डूअर, अगर डूअर दे रखा होता है वर्ब से पहले तो फिर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कहलाता है, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, तो विल एक्सरसाइज आएगा, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। नंबर 25 पे आ गए। नंबर 25 कह रहा है विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। विनय ने कहा, मैंने आपको थोड़े समय पहले भी क्वेश्चन बताया था एक, ये सेकंड फॉर्म है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म मतलब मैन क्लोज में सेकंड फॉर्म, मैन क्लोज में अगर पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा, तो यहाँ दोस्तों करेंगे वॉज। तो विनय ने क्या बताया, विनय ने कहा कि वो अपने गांव जयगढ़ से आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इज के स्थान पर वॉज आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। 26 पे देखिए, 26 कह रहा है ही वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, शी वॉज वेटिंग, तो वो इंतजार कर रही थी। आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, हालांकि ये एरर नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें इस बात को, आप जो कोई भी एग्जाम दो रहे हो, सीपीओएसआई दोगे, स्टेनोग्राफर दोगे, उन सब में काम आएगी ये चीज़ें। वेट के साथ आप 4 लगा सकते हो और इसके बराबर रख सकते हो अवेट, वेट के साथ 4 लगता है, आगे देख सकते हो अवेट, मतलब अवेट में 4 नहीं लगता, वेट में लगता है, ठीक है। तो वो वेट कर रही थी किसका, एक अवसर का, अवसर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का जो साउंड है वाउल साउंड है, वाउल साउंड जब होता है दोस्तों तो लगाते हैं एन, एन लगाते हैं तो आपका आंसर होगा 3 नंबर, एन अपॉर्चुनिटी होगा, अ अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। यहाँ थोड़ा सा फंस जाने वाला प्रश्न है, आप सीधा सीधा अगर रट रटा के चलोगे तो इफ के साथ में यहाँ सेकंड फॉर्म मतलब वर दे रखा है, इफ के साथ वर जब होता है तो आगे आना चाहिए वुड, तो यहाँ सीधा सीधा वुड करके आ जाओगे और वो हो जाएगा तुम्हारा गलत, क्योंकि ये आपको फैक्ट बता रखा है। जो भी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो ओपन होती हैं, जो वास्तविक हैं, जो लाइकली हैं, जो प्रोबेबल हैं, जो संभव हैं, तो उसको आप सेकंड कंडीशन में नहीं लेकर जा सकते, उसको आप इमेजिनरी कंडीशन में नहीं लेकर जा सकते। इमेजिनरी कंडीशन में वो सेंटेंस लेकर जाओ जो तुम कल्पना कर रहे हो, जो तुम केवल सोच रहे हो, फैक्चुअल नहीं है, जबकि ये तो फैक्चुअल है। कह रहा है कि अगर पेंडेमिक के बाद, जो वैश्विक महामारी थी कोरोना, उसके बाद अगर चीज़ें सामान्य नहीं होंगी तो फिर मानव जाति को, मैनकाइंड मतलब मानव जाति, उसको क्या करना पड़ेगा, नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल की यही नॉर्मल है, इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा, ऐसा इसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। तो ये फैक्ट है, फैक्ट है तो साहब आपको फर्स्ट कंडीशन लगानी है, फैक्ट है तो कौन सी कंडीशन लगानी है, फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन लगानी है तो यहाँ पे वर नहीं लगेगा। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, थिंग्स प्लूरल है तो आर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। नंबर 28 पे आइए। नंबर 28 आपसे कह रहा है दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट्स। तो दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, ये सबसे मुश्किल होगा। सबसे मुश्किल डिग्री कौन सी है, देखो सुपरलेटिव, और डिग्री सुपरलेटिव किसकी है, दिस की विशेषता बता रहा है। दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बताए तो ये एडजेक्टिव है, और जब जब तुम देखते हो एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव होती है, जब जब तुम क्या देखते हो कि डिग्री एडजेक्टिव की सुपरलेटिव है तो दे लगाते हैं, तो मोस्ट के पहले दे लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिस विल बी दी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक, ये मतलब है कि जितने भी एडजस्टमेंट हमें करने हैं उनमें सबसे मुश्किल ये वाला होना है, ठीक है। क्योंकि वी हैव बीन यूज्ड टू, क्योंकि हम तो आदी रहे हैं, हम तो अभ्यस्त रहे हैं, इस बात की आदत रही है हमारे को पैसा खर्च करने की बहुत ज़्यादा अतिथियों पर, ये ट्रांसलेशन होगा। तो दी मोस्ट आएगा क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव है, और दी मोस्ट किस में आएगा, 2 नंबर पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। 29 में आइए। क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम, यदि बारिश होगी तो बड़ा मुश्किल समय गुजरेगा। तो इफ इट रेन, विल रेन के स्थान पे इफ इट रेन्स। याद रखो जब सेंटेंस कंडीशनल हो, जब सेंटेंस कंडीशनल हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में, अगर आपने मेरे से ग्रामर पढ़ी है, अगर आपने वो कोर्स बाई किया हुआ है 0 to एडवांस लेवल, तो ये सब बातें मैंने डिस्कस की हुई हैं। आपको इफ के साथ में कोई मॉडल नहीं लगाना होता है, केवल और केवल शुड आ सकता है।
शुड के अलावा और कोई मॉडल नहीं लगाना होता है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लोज में कोई मॉडल नहीं आएगा तो यहाँ पे ये विल गलत है, गलत है तो इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है यदि बारिश होगी तो हमें टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। नंबर 30 में आइए। आई एम श्योर दैट, कि मुझे ये पक्का पता है, मैं निश्चित हूँ इस बात को लेकर, दैट पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर, कि पोस्टमैन जो है वो आ रहा होगा जल्द ही लेटर डिलीवर करने के लिए। ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले वाला पार्ट है ये मैन क्लोज है, और मैन क्लोज जब प्रेजेंट में दे रखा है आपको, हालांकि ये पास्ट में हो तो सकता है लेकिन कुछ ऐसा इसमें दे नहीं रखा इंडिकेशन की पास्ट में जाएं, तो वुड बी कमिंग के स्थान पर तुम कर दो क्या इसको, विल बी कमिंग। तो आई एम श्योर दैट, कि मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली, कि वो जल्द ही आ रहा होगा या जल्द ही आ जाएगा टू डिलीवर द लेटर, लेटर डिलीवर करने के लिए। अब ये लेटर के पहले द लग रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि ए लग जाएगा, क्योंकि लेटर आपको पता है लेटर कौन सा है, किसी ने भेजा है आपको पत्र, वो आपको जानकारी है, ये होमोफोरिक रेफरेंस है, निश्चित है तो द लेटर तो आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, मारुति को एडवेंचर स्टोरीज पसंद है, ठीक है, स्पेशली एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, विशेष करके टार्जन के जो एडवेंचर्स हैं। तो देखो एडवेंचर्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो फिर एन नहीं लगेगा, और वैसे किसके एडवेंचर्स है, टार्जन के, निश्चित है तो द लगाओ ना यहाँ पे, द एडवेंचर्स। आपका आंसर होगा क्या, 2 नंबर। क्लियर है बात, आगे आओ। नेक्स्ट कह रहा है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, इफ यहाँ सपोजिशनल कंजंक्शन है तो इससे पहले वाला मैन क्लोज है, मैन क्लोज है वो पास्ट में है, पास्ट में है तो आगे भी पास्ट, आगे भी पास्ट तो कर दो इसको वुड, ठीक है, तो विल के स्थान पे वुड आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। फिर नंबर 33 कह रहा है ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल से पहले ए नहीं लगता है, इसको ऑनरेबल पढ़ते हैं, एच को मत पढ़ो, एच है तो सही लेकिन प्रोनाउंस जब करते हो, उच्चारण जब करते हो तो यहां से पढ़ना शुरू करो, ऑनरेबल, ऑनरेबल से पहले ए नहीं लगेगा, एन लगेगा, एन लगेगा तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर, तो मैं बचपन में सिस्टर के साथ क्रिकेट खेलता था, बचपन की बात है, बचपन है तो पास्ट है, पास्ट है तो ये प्रेजेंट नहीं आ सकता, और ये पास्ट की हैबिट हो सकती है तो आई यूज टू प्ले कर सकते हो, आई यूज टू प्ले, पास्ट की हैबिट हो तो उसके लिए यूज टू एक मॉडल लगा सकते हो, ठीक है। 35 में आएंगे। 35 का कह रहा है द हिस्टोरियंस आर ए ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ अकेडमिया। अकेडमिया का मतलब वो कम्युनिटी होती है, वो क्षेत्र होता है जिसमें रिसर्च होती है, एजुकेशन होती है, स्कॉलरशिप होती है, उसको अकेडमिया, ठीक है। हिस्टोरियंस के पहले द नहीं आएगा क्योंकि हिस्टोरियंस इतिहास के ज्ञाता, जिन्हें इतिहास का ज्ञान है। अब इसके बारे में कोई चर्चा तो है नहीं कि कौन से लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, विज्ञान के ज्ञाता है ना, वैज्ञानिक, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। तो ये थोड़ी ना कि द लगा दोगे उससे पहले, द तब लगाओ जब इसके बारे में कुछ दे रखा हो, कुछ दे नहीं रखा आपको तो द हटाएंगे, 1 नंबर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आइए, वी हार्डली न्यू नथिंग। सब हार्डली एक प्रश्न हमने सॉल्व किया था ऐसा ही, हार्डली नेगेटिव शब्द है और ये नथिंग भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव साथ नहीं आ सकते, है ना। तो हार्डली के साथ, स्केर्सली के साथ, बेयरली में, रेयरली में, कहीं कुछ पढ़ा हो ग्रामर में आपने तो वहाँ पे एनी आता है, नथिंग नहीं आता, एनीथिंग का प्रयोग करेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं ये नेगेटिव, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, ठीक है, बेयरली, सेल्डम, है ना। ये जो शब्द हैं इनके साथ वेदर भी हो सकता है, इफ भी आ सकता है, इनके साथ एनी का प्रयोग जनरली किया जाता है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। और वेदर और इफ तो वैसे कंजंक्शन के रूप में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नथिंग को हटा दीजिए, एनीथिंग कर दीजिए। इससे आगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, हेयर कम द बस फॉर लखनऊ। अब यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ आपको, समझने वाली चीज ये है कि जब तुम देखते हो हेयर या देयर से स्टार्ट और लास्ट में देखते हो ये वाला साइन जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो जब सेंटेंस का स्टार्ट हेयर या देयर से हो, अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ हो, तो याद रखा करो कि ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल लगेगा। क्या लगेगा भाई, प्रेजेंट सिंपल लगेगा।
और प्रेजेंट सिंपल लगेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कम्स आएगा, क्योंकि बस को देखकर लगना है बस सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ ये भी हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला कम्स। 38, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड। एंटी पार्टी एक्टिविटीज मतलब पार्टी के अगेंस्ट एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस, इसने मेरे पार्टी के साथ रिलेशंस क्या किए, इंप्रूव किए। विद एन ऑपोजिशन, मतलब किसके साथ इंप्रूव कर दिए रिलेशन, रिलेशंस ऑपोजिशन के साथ। बात समझिए कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज ने, मतलब जो मैं पार्टी के खिलाफ बोला करता था, इस चीज ने मेरे रिलेशंस को इंप्रूव कर दिया। किसके साथ, ऑपोजिशन के साथ मेरे रिश्तों को, ठीक है। पार्टी के अगेंस्ट हो गया मैं, तो रिश्ते मेरे ऑपोजिशन से बढ़ गए। एन ऑपोजिशन ना करके द ऑपोजिशन कर दो, क्योंकि देखिए दो पार्टी हमारे लोकतांत्रिक देश की अगर बात करें, दो पार्टी मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, तो बीजेपी जैसे सत्ता में है और कोई व्यक्ति इसका है जो सांसद है ना, वो यहाँ इसके अगेंस्ट हो गया, तो उसका रिलेशन इससे बढ़िया हो जाएगा। तो विपक्ष तो फिर एक ही हुआ ना, विपक्ष एक हुआ तो पता है हमें विपक्ष कौन सा है, ये स्पेसिफिक रेफरेंस है तो द लगाना चाहिए, एन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, द ऑपोजिशन। ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन, सारे के सारे घोड़े और उनमें से एक घोड़ा, एक को छोड़ दो, एक्सेप्ट वन मतलब एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो हॉर्सेज हैं उन्होंने हमेशा ही बिहेव किया इन अ रफ मैनर, रफ तरीके से। कब कब, जब जब रॉबर्ट स्टेबल को क्लीन करने आया, स्टेबल होता है अस्तबल जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, तो जब जब रॉबर्ट आता था स्टेबल को क्लीन करने के लिए, तो एक को छोड़कर बाकी सभी ने रफ मैनर से बिहेव किया। तो ये पास्ट की बात है, जब भी आता था, है ना, ये कह रहा है बिहेव्ड दे रखा है ना पास्ट। और वैसे भी रॉबर्ट के साथ में एस लगेगा, यहाँ पे कम्स होता तो भी हम सोचते, लेकिन है पास्ट में तो केम जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा केम, 2 नंबर। 40 में आइए, यू वॉश डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। यू वॉश डिशेज, देखो डिशेज होता है बर्तन, तो आप बर्तनों को साफ करो और मैं उन्हीं को सुखा देता हूं। तो यहां समझिए डिशेज जो है इसको देखकर यहां पे सेम लगा रखा है, जबकि एक क्लियर आपको एक रूल दे रखा होता है प्रोनाउन जब पढ़ते हो, पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ते हो, उसमें एक चीज आपको मेंशन की हुई होती है क्या, कि पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर द सेम नहीं आना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर क्या नहीं आना चाहिए, द सेम नहीं आना चाहिए। तो ये पर्सनल प्रोनाउन मतलब ये आपका नाउन है, ठीक है, इसके स्थान पर प्रोनाउन चाहिएगा, पर्सनल प्रोनाउन। डिशेज के लिए लगाओ देम, प्लूरल है देम लगाओ, द सेम से काम नहीं चलेगा। ये ग्रामेटिकली गलत होता है, वैसे समझने के दृष्टिकोण से सही होता है। आगे आइए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। देखिए 2 काम हैं, डॉक्टर के आने का और पेशेंट के गुजर जाने का। पास अवे का मतलब गुजर जाना, एक्सपायर हो जाना। 2 काम है, बचपन से ये वाक्य तुमने पढ़ा होगा, टेंस जब पढ़ा होगा, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है, वही सेंटेंस है। इसमें पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर आया बाद में है, किसके बाद, पेशेंट के मरने के बाद। जो काम पहले होता है वो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में जाता है, तो यहां पे करेंगे पास्ट। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या आ जाएगा, पास्ट। आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर। बात समझ में आ गई, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर कह रहा है यू शुड सी ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट होता है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टिशियन, आंखों का विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, उसे बोलता हूं ऑक्यूलिस्ट। और ऑक्यूलिस्ट का साउंड देखो, वाउल साउंड है, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा साहब, एन, और एन लगेगा तो आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग ए शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। मेरा छोटा भाई इन दिनों के अंदर एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। दीज डेज आ रहा है तो प्रेजेंट आएगा, यही दोज डेज होता तो पास्ट आता, पहली बात। दूसरा, ब्रदर कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहां लगाओ वो सिंगुलर वर्ब वॉज, लेकिन चूंकि यहां कह रहा है प्रेजेंट है तो इसको कन्वर्ट कर दो इज में। इज में कन्वर्ट करोगे आपका आंसर ये होगा, यहां पे इज आएगा, ठीक है। आगे देखिए, दे यूजुअली अलेज, अलेज का मतलब होता है दावा करना, क्लेम करना, है ना, या फिर आरोप लगाना। तो सामान्यतया वो लोग दावा करते हैं कि देयर इज अ डिले, कि देरी हुई है,
प्रोक्योर मतलब मंगवाने में, खरीदारी करने में। स्टेशनरी होता लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, ये सब। ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर्स, और किस कारण से? फॉल्टी परचेज ऑर्डर के कारण, मतलब जो परचेज ऑर्डर है, जो खरीदने का ऑर्डर है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फॉल्ट उसमें था, इस कारण से। कोई गलती नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर आपका आंसर आना चाहिए। फिर आइए 45 में, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार। ये तो पिछले सालों में भी एक प्रश्न पूछा गया था, ये सेम ही पूछा गया था। एक्सपेंसिव का साउंड देखो, एन लगेगा, कि वो अमीर नहीं है इसलिए वो एक्सपेंसिव कार को परचेज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, एन एक्सपेंसिव आएगा। फिर है इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड। कोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो एक्सट्रीमली कोल्ड, काफ़ी ठंड हो सकती है। ड्यूरिंग द विंटर्स, सर्दियों के दौरान, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आज इस सेशन में हमने बात की है उन कॉमन एरर्स की जो आपको CGL 2023 में प्रीलिम्स में पूछी गई थी। अगले सेशन में हम कोई एक और सेगमेंट को डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। इसको ज़रूर से आप शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर से लाइक करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।